पार्टियों के दिन भी क्या लद गए हैं। बिल्कुल कि उनके अस्तित्व का क्या होगा, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है? क्योंकि देखिए एमआईएम से अभी हमने सुना भी, वारिस पठान साहब को कुछ देर पहले हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि इनका ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। हमने कहा था 6 सीटों की पेशकश हमने की थी, वो जीत कर भी दिखा रहे हैं 6 सीटें अपनी, जिसकी पेशकश वो कर रहे थे। तो क्या कम आकलन जो है वो कम किया गया, भापा कम गया दूसरे दलों को? क्या कुछ जो वो एक पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की थी उसमें नहीं यहाँ पर ज्यादा मंथन किया गया था? अगर इसे भी देखा जाए इस एंगल से तो क्या ये वजह नजर आती है? ये बेशक ये वजह है, कहीं ना कहीं ये वजह है, क्योंकि जिस तरह से चाहे आरजेडी को हो जो सबसे बड़ी पार्टी है, या कांग्रेस को जो जिसको कि नेशनल लेवल पर उसका वजूद अभी तक है, तो इनको जो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जिस तरह से बातचीत करना चाहिए था, सबको जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए था, वो कहीं नहीं दिखा। कहीं ना कहीं ये भी दिखा, अगर आप अखबारों की खबरों पे माने, जी जी, कि तेजस्वी और राहुल के बीच में भी जी बहुत अच्छा जो है तालमेल नहीं रहा है। बिल्कुल। तेजस्वी की तरफ से कई तरह के ऐसी कोशिशें हुई जिससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी भले ही बोले ना, पर उनको लगता था कि कहीं ना कहीं वो कई जगह चुप हो गए। तो ये जो चुप हो जाना एमआईएम के साथ, मेरे ख्याल में अगर पॉलिटिकली देखिए एमआईएम के साथ एक परेशानी जरूर है हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ, खास करके जो बीजेपी का अपोजिशन में है, वो समझते हैं कि एमआईएम जो है बीजेपी का खेल खेलती है। तो वहां तक तो शक सुबह अपनी जगह सही है, पर जब इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, प्रैक्टिकल प्लेन पे लड़ रहे हैं और कोई आपके साथ खड़ा होकर लड़ रहा है, तो उसके जो नतीजे होते हैं वो फर्क होते हैं। तो ये समझने की जरूरत थी, और ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है मैं समझता हूँ बीजेपी जो है, कई बार हमने लोग ने देखा है अलग अलग स्टेट्स में कि अपने घोर विरोधियों को भी अपनाने में वो कभी परेशान नहीं होती है। तो ये प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है, जो प्रैक्टिकेबिलिटी जो है, कहीं ना कहीं गठबंधन के नेताओं में कम दिखा, और इसीलिए गठबंधन कम से कम 12 सीटों पे एक दूसरे से खुद ही लड़ते रहे। इसका मैसेज जो है वो 12 सीटों तक सीमित नहीं रहा, वो 12 के आसपास कम से कम 4-4 सीट एक एक के लगा लीजिए तो 48 सीटों तक गया वो। तो ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल सैगेसिटी एक चीज होती है, और उस पॉलिटिकल सैगेसिटी में ऐसे जो माहौल है जहां आप देख रहा है कि आपके लिए हर तरह की परेशानियां हैं, तो उसमें आपके साथ लोगों को, पार्टियों को, सबको लेके साथ जोड़ के चलने की जरूरत है। कहीं वहां कमी आई, क्योंकि शुरुआत में तो कह रहे थे कि अभी हमें बीजेपी से लड़ना है, एनडीए से लड़ना है, बाद की लड़ाई हम बाद में लड़ लेंगे। फिर पता नहीं क्या हुआ कि हमने देखा समाजवादी पार्टी जो है मैदान में नहीं थी, फिर भी बड़े बड़े दिग्गज वहां पर पहुंचे थे, महागठबंधन के लिए जो है वोट जुटाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बावजूद अगर ये नतीजा है, तो फिर आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनके बारे में हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अभी बंगाल एक चुनौती है, उत्तर प्रदेश नजर आता है, गुजरात आगे नजर आता है। क्या किया जाएगा, कैसे जो रीजनल पार्टीज हैं, क्या कांग्रेस के साथ अब जाना वो मानेंगे भी इस बात को? कांग्रेस की जो कहा जा रहा था कि सीटें कम होते होते ऐसा ना हो कि अब हिस्सेदारी से ही बाहर हो जाए, और फिर पार्टी को लगता है कि नींव दोबारा से रखनी पड़ सकती है, और इसी को लेकर लगातार चर्चा भी की जा रही है ना, क्योंकि हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के वर्चस्व को बचाने की भी कहीं ना कहीं ये लड़ाई थी। और शिवाजी सरकार साहब भी इस पे कुछ ऐड ऑन करना मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बीजेपी और कांग्रेस में एक बेसिक जो डिफरेंस हो गया है। बीजेपी अगर आप देखें जी, 2013 के बाद से लगातार यूथ को जोड़ते चले जा रही, उससे पहले भी जुड़ते थे, पर 2000 बीच में कुछ कमी आई थी, पर उसके बाद से लगातार यूथ को जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। और अगर उसके पीछे कांग्रेस की हिस्ट्री देखें, कांग्रेस के साथ जब जब यूथ जुड़ा, कांग्रेस भी आगे बढ़ा था। तो ये कमी कांग्रेस में आज हमें दिखती है। बिल्कुल, जिस स्ट्रैटेजी की, रणनीति की लगातार हम बात कर रहे हैं कि एक इलेक्शन गुजरता नहीं है कि दूसरे इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और ये भी अहम रहेगा कि आज 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ यहां पर अपने संबोधन में कहते हैं, क्योंकि वो भी काफी अहम रहता है। एक रियासत की जनता का वो शुक्रिया अदा करते नजर आते हैं, और वहीं दूसरी रियासत की तैयारी भी नजर आती है। तो बीजेपी से ये रणनीति सीखने की तमाम पार्टियों को बहुत ज्यादा जरूरत भी है। हमारे साथ कुणाल जी भी लगातार मौजूद हैं। कुणाल जी, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इस बार हमने देखा कि पोस्टर वॉर नजर आई, पोस्टर में बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े वादे यहां पर नजर आए, कई चीजें नजर आई, लेकिन ये सब कहीं जब चुनाव का वक्त आता है तो एक आम आदमी वही अपनी पुरानी चीजों को देखता है कि उसके लिए रोड है कि नहीं, उसके लिए
तमाम तर जो स्कीमें जिनका ऐलान किया जाता रहा, चाहे बुजुर्गों की बात करें, यानी स्कीमों को लेकर, उसकी फलाह बहबूद को लेकर क्या काम किया गया, सिर्फ वही उसके माइंड में रहता है। फिर ये तमाम पोस्टर वॉर, ये सब सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती है। बिल्कुल। देखिए 1990 से 2005 का जो मंजर था, जिसको बिहार की जनता ने झेला है, जिस पीढ़ी ने झेला है, उस पीढ़ी के जहन से आज भी वो मंजर निकला नहीं जी। अव्यवस्था, कुव्यवस्था और जंगल राज जैसे शब्दों से बिहार को नवाजा गया। बिहार और बिहारियत को कमतर आंका गया और उपहास का पात्र माना गया। वहीं नीतीश कुमार जी सत्ता में आने के बाद लगातार बिहार और बिहारियत को मजबूत किए, लगातार उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को मजबूत किया, लगातार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, आधारभूत संरचनाएं, उनको विकसित किया। तो आज जब बिहार की जनता वोटिंग के लिए जाती है तो उन्हें इन चीजों का ख्याल रखना होता है कि इससे पहले की सरकार में क्या व्यवस्था था और आज की सरकार में क्या व्यवस्था है। और जब ये कैलकुलेशन होता है, जब ये मूल्यांकन होता है, जब आपस में तुलनात्मक अध्ययन होता है, तो जनता स्वतः नीतीश कुमार जी के प्रति लॉयल हो जाती है, नीतीश कुमार जी के प्रति कृतज्ञ हो जाती है कि नीतीश कुमार जी ने बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति, बिना किसी संप्रदाय के बंधन के लगातार 20 वर्षों से बिहार की सेवा की है। और यह सेवा निस्वार्थ रहा है। जहां अन्य दल के लोग अपने परिवार को सेट करने में लगे रहे, अपने समाज को सेट करने में लगे रहे, वहीं नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को अपना परिवार माना। और यही एक मूल बात है, यही एक ऐसी बात है जिसके कारण जब नीतीश कुमार का इमेज सामने आता है तो बिहार के पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, वो निरुत्तर हो जाते हैं। देखा होगा आपने, पिछले 2 वर्षों से लगातार नीतीश कुमार जी के सेहत या अन्य चीजों को मुद्दा बनाया गया। लगातार कोशिश की गई कि नीतीश कुमार जी को अयोग्य साबित किया जा सके और सक्षम साबित किया जा सके। लेकिन बिहार की जनता ने एक बार फिर से मुहर लगाते हुए यह तय कर दिया कि नीतीश कुमार जी फिनिश होने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी 25 जाहिर तौर पर आंकड़े यही कह रहे हैं और आप भी जो है इस बात को दोहरा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष से यहाँ इस वक्त पैनल पर कोई मौजूद नहीं, मुंतजिर हैं हम उनके भी। लेकिन अभी तक जो हमने बातें की हैं, विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से घेराव करने लगे। ईवीएम पर जो सवाल हैं वो बरकरार हैं। हम ये अनंत अमित जी आपसे जानेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि चुनाव के नतीजे आते हैं और उसके बाद इस तरह की थ्योरीज जो है उन पर बात की जाती है। कांग्रेस बड़ी मजबूती से ये कह रही है कि जो हरियाणा में हमने साबित किया, जो महाराष्ट्र में हमने साबित किया, अगर बिहार में भी नतीजे इसी तरह के होते हैं तो अब यहाँ पर भी वो कैंपेन चलाएंगे। वोट चोरी के मुद्दे पर खूब घेराव इस वक्त एनडीए का किया जा रहा है। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं एक बात इरम और ऐड करना चाहूंगी, आप ही की बात को आगे बढ़ाएं कि हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमारे साथ कांग्रेस या फिर आरजेडी से जुड़े, ताकि इस डिस्कशन में थोड़ा सा और बातें जो हैं वो सामने आएंगी। लेकिन अभी हम फिलहाल इसका इंतजार ही कर रहे हैं। और यही एक बात है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कही जाती है कि जब आप का इस तरह का कोई नतीजा आता है तो कम से कम आप सामने आकर उस चीज को स्वीकार करें, उस पे बात करें, ताकि एक हेल्दी डिस्कशन जो है वो निकल कर सामने आए। अब अमित जी इरम की बात का प्लीज जवाब दीजिए। देखिए हिना जी, आपके प्रश्न बड़े अच्छे हैं। और कल आपने देखा होगा कि लालू यादव जी के बहुत ही नजदीकी और बिहार में एमएलसी सुनील सिंह ने जिस तरीके से मीडिया के सामने आकर उन्होंने आरोप लगाए और उन्होंने ये कहा कि कल के परिणाम अगर हमारे पक्ष में नहीं आते हैं तो नेपाल वाली स्थिति होगी। इससे पहले माननीय राहुल गांधी जी चुनाव प्रारंभ होने के 3 महीना पहले लगभग 13 जिला में पदयात्रा करते हैं, सड़कों के माध्यम से जाते हैं और एसआईआर के मुद्दे को लेकर। लेकिन जब तेजस्वी जी को यह पता चल जाता है कि बिहार की जनता ने एसआईआर के मुद्दे को नकार दिया है तो तेजस्वी जी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आते हैं। तो कांग्रेस की यह प्रणीति रही है कि वो अपने गोल पोस्ट को बार बार बदलती रही है। और आपने देखा हो कि पहले फेज के चुनाव में हम बिहार के तमाम जिलों में घूम रहे थे, मैं उस दिन तारापुर में था। लोगों ने कहा कि साहब बेगूसराय में माननीय राहुल गांधी जी मछली पकड़ने चले गए। हमने कहा ये क्या हो सकता है? तो देखा तो लोगों से हमने पूछा तारापुर में कि साहब ये ओपोजिशन के लीडर बोले कि इन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और बिहार की जनता ने इनको बता दिया है कि हम आपको मतदान में आपका सहयोग नहीं करने जा रहे। इन्होंने उसी के तहत अपने मछली पकड़ने चले गए। तो हमें ये इस तरह की कई ऐसे मुद्दे थे। और निश्चित तौर पे एसआईआर के मुद्दे के बाद बिहार की जनता ने, बिहार की आवाम ने पूरे देश को एक मैसेज दिया है। 76% की हिना जी
76% पोलिंग किशनगंज जैसे जगह में लोगों ने, बिहार की जनता ने और देश की जनता ने कल्पना नहीं किया था। लेकिन बिहार की जनता जिस तरीके से सड़कों पे आकर और कतार पे लगाकर जिस तरीके से वोट और परसेंटेज को बढ़ाया, तो इससे चुनाव आयोग को भी हम साधुवाद देना चाहते हैं बिहार की जनता के साथ साथ, कि उनके द्वारा दिए गए उन कार्यों के आधार पर ही बिहार की जनता बाहर निकली। उन्होंने इतनी सहूलियतें दी और एसआईआर का मुद्दा कोई मुद्दा रह नहीं गया है। एसआईआर बिहार में पहले भी हुए थे, जब राबड़ी देवी की सरकार थी 2002 और 3 में, तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था कि बिहार में बहुत सारे घुसपैठिया आ गइल बा, एकनी के बाहर कैला बहुत जरूरी बा। ये श्रीमती राबड़ी देवी ने कहा था। और आज भी हमने कहा, किशनगंज से लेकर कटिहार, पूर्णिया, सभी जगह बिहार में घुसपैठिया एक मुद्दा है और केंद्र सरकार से लेकर और लगातार नतीजों पर नजर बनी हुई है। इरम से भी हम जी शिवाजी जी प्लीज। आनंद जी से एक चीज सबक पूछना चाहूंगा कि बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि घुसपैठिए है, रोहिंग्या है और ये सारी चीज़ों का एक बड़ा वो है, और ठीक है वो पॉलिटिकली मोबिलाइजेशन के लिए आप करें, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। पर चुनाव आयोग ने अभी हाल में भी लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उससे पहले भी उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि उनको एक भी घुसपैठिया मिला है या एक भी घुसपैठिए की वजह से किसी का वोट काटा गया है। तो ये जो घुसपैठिए का मुद्दा है, इसका मतलब वो वहाँ था ही नहीं। जब इस तरह की बातें होती तो शिवाजी सरकार साहब, जो वो वोट बैंक है कहा जाता है, जिसे टारगेट करने की या माइनॉरिटीज में नाम ही यहाँ पर ले दूं, तो उस पर असर नहीं पड़ता क्या? किशनगंज में 76% वोटिंग हुई है। किशनगंज की अगर आप समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे, सबसे ज्यादा तो मुस्लिम आबादी वहां पर नजर आती है। वहां पर भी अगर एनडीए जो है आगे चल रही है, तो क्या यकीन है, ये कौन सा भरोसा है जो जताया गया है? कह दिया जाता है, बीजेपी पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि मुसलमानों को साथ लेकर नहीं चल रहे, हिस्सेदारी की बात नहीं कर रहे, मुस्लिम खफा है। लेकिन किशनगंज में देखिए 76% वोटिंग हुई और भारी मार्जिन जो है उससे जीत रही है एनडीए। तो कैसे समझा जाए? ये तो दो अलग अलग बातें हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, और फायदा भी दोनों एस्पेक्ट से एनडीए को ही होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, ये कोई कॉन्ट्राडिक्टिव नहीं है। देखिए, उस जिस इलाके की बात कर रही वहां पे 24 सीट आते हैं सीमांचल में, जिसमें से शुरू से 12 सीट के आसपास एनडीए जीत कर आती है, जिसमें से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने बदौलत जीत कर आती है। ये सीमांचल की बात कर रहे हैं। और घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर माननीय गृह मंत्री जी ने अपने सभा में भी कहा कि निश्चित तौर पे बंगाल, झारखंड और बिहार में घुसपैठिया एक समस्या है। हमने ये माना है। हम जब बूथों पर जाते हैं, काम करते हैं, तो लगता है। अब इलेक्शन कमीशन ने गिरफ्तारी भी हुई थी बिहार में घुसपैठियों को लेकर, दिल्ली में भी घुसपैठियों को लेकर गिरफ्तारी हो रही। अभी पिछले महीने में 38 गिरफ्तारियां हुई। आपने गिरफ्तारी नहीं की, आपने गिरफ्तार करके उनको बांग्लादेश भेज दिया। बांग्लादेश सरकार कह रही है ये तो भारत के नागरिक है, आपने हमारे ऊपर थोप दिया। और उन्होंने एड्रेसेस भी दे दिए अलग अलग जगहों के भारत के, जहां के वो रहने वाले हैं। नहीं, देखिए, उनके आधार कार्ड भी दिखा दिए उन्होंने। नहीं, ये आपने जो बताया, ये निश्चित तौर पे इस तरह की घटना घटी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार ने कहा कि ये हमारे नागरिक नहीं है, ये आपके नागरिक है। अब वो किस आधार पे आधार कार्ड बनवाए, किस आधार पे वो अपना आइडेंटिफिकेशन बनाए है, ये जांच का विषय है। और निश्चित तौर पे कई राज्य इस पे जांच भी कर रही है और भारत सरकार भी जांच कर रही है। दिल्ली तक वो लोग आए हुए हैं और हमारा ये मुद्दा है। अमित जी इस पर भी लगातार बात करते रहेंगे। और इरम ने बहुत अच्छी यहाँ पर एक बात कही है कि वोट तो दिया गया है, वोट मिला है, और जाहिर सी बात है कि हर इलाके से, जिस इलाके की बात की जा रही है कि वहां एक खास वोट बैंक था, वहां से अगर इतनी ज्यादा तादाद में जीत कर आ रहा है एनडीए, तो यकीनन वहां के लोगों ने यकीन का इजहार किया है, वोट दिया है। ये भूलना नहीं है। फिर ये नहीं कहना है कि वोट नहीं देते हैं तो हम इनको स्कीमों का फायदा नहीं देंगे। अगर वोट नहीं मिलता तो फिर सत्ता में कैसे आते? ये बिल्कुल सही इरम ने कहा। इरम, आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। आपने वहां लंबा टाइम गुजारा, फील्ड में आपने देखा, वहां की जो खवातीन से, उनसे आप बात करती नजर आई, ग्राउंड रियलिटी आपने देखी है। इस बार जो महिलाएं वहां निकल कर आई हैं, मुखर होकर जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों का इजहार आपके साथ किया, इसको किस तरह से आप यहां बयान करना चाहेंगे? देखिए, जब हम फील्ड पर पहुंचते हैं तो कई अलग अलग एस्पेक्ट पर महिलाएं जो हैं वो बात करती हैं, निकलती हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि वोटर के मन को आप तब तक नहीं भाप सकते जब तक वो पोलिंग बूथ पर जाकर बटन नहीं दबा देता है। कब उसे कौन सी बात क्लिक कर जाए, कब किस उम्मीदवार की कौन सी बात उसे बुरी लग जाए, ये जो है अंत तक फैसला नहीं हो पाता है। और उसी का जो यहाँ पर अंजाम है वो देखने को मिला है। और हम साफ तौर पर तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, तभी तो यहाँ इस नतीजे तक हम पहुंच पाए हैं। और इसका फायदा सीधे सीधे एनडीए को होता हुआ भी इस वक्त नजर आ रहा है। अनंत साहब भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं, आपकी भी बात सुन लेते हैं। नहीं, निश्चित तौर पे आप जो कह रही हैं, जहां तक
तमाम समुदाय हमारे लिए, हमारा एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। आपने जो कहा, आज चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हो, चाहे ओबीसी समाज के हो, चाहे एसटी समाज के हो, चाहे एसटी समाज के हो, आज बिहार में 1,40,00,000 जीविका दीदी हैं और ये सारे समाज से आती हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू है या सिर्फ फॉरवर्ड है या सिर्फ ओबीसी है, इसमें मुस्लिम भी हैं, ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, एसटी भी हैं। और आज जो आवास मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें सारे